when this sort of announcement is being made, and it is made for all over the country, and it has been one of the most vital services that radio has rendered. कभी तो आएगी वो सुबह, कभी तो आएगी इन काली सदियों के सर से, जब रात का चल ढलकेगा, जब दुख के बादल पिघलेंगे, जब सुख का सागर छलकेगा, जब अंबर झूम के नाचेगा, जब धरती नगमे गाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। बीतेंगे कभी तो दिन आखिर, ये भूख के और बेकारी के, टूटेंगे कभी तो बुत आके दौलत इज़ारेदारी के, जब एक अनोखी दुनिया की बुनियाद उठाई जाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। मनहूस समाजी ढांचों में जब जुल्म न पाले जाएंगे, जब हाथ न काटे जाएंगे, जब सर न उछाले जाएंगे, जेलों के बिना जब दुनिया की सरकार चलाई जाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी इन काली सदियों के सर से, जब रात का चल ढलकेगा, जब दुख के बादल पिघलेंगे, जब सुख का सागर छलकेगा, जब अंबर झूम के नाचेगा, जब धरती नगमे गाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। जब धरती करवट बदलेगी, जब कैद से कैदी छूटेंगे, जब पाप घरौंदे छूटेंगे, जब जुल्म के बंधन टूटेंगे, उस सुबह को हम ही लाएंगे, वो सुबह हम ही से आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी इन काली सदियों के सर से, जब रात का चल ढलकेगा, जब दुख के बादल पिघलेंगे, जब सुख का सागर छलकेगा, जब अंबर झूम के नाचेगा,
कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। उद्घाटन करना था तो हमने स्वागत में ही अपनी जो इस आयोजन की रूपरेखा है उसके बारे में उसमें जो चीज निकले उसको कर दे रहे थे और फिर उद्घाटन आपका ही होगा। आपके पास सारे कागजात हमने रात को ही भिजवा दिए थे। अभी एक और की प्रतीक्षा चल रही है, वो है उप मुख्यमंत्री की। अब मुश्किल ये है कि हम अपना काम जारी रखें, हम अपना समाप्त कर लेते हैं, उसके बाद जो है आगे का। तो इसमें एक चीज आप लोगों को बताना चाहते हैं कि योजना आयोग ने 1987 में सहरसा में जब कोशी के तटबंध का जो योजना हुआ कि कृषि की उपज कम हो रही है, पैदावार कम है, क्या हुआ है तटबंध के बनने से, तो इसके लिए एक टीम बनी थी और उन्होंने लगातार 1.5 साल तक सर्वेक्षण किया। सीधे ऊपर आ जाए तो सुशील जी ने, उप मुख्यमंत्री जी, आपका स्वागत है। विधानसभा स्वागत का अंतिम एक चरण है, इसके खत्म होने के बाद ही स्वागत था। हम लोग ने तय किया है साथियों ने कि एक फूल, हमारे जो प्रतिनिधि साथी हैं उसमें 3 प्रतिनिधि साथी पीछे हैं। यहाँ की व्यवस्था जिस तरह से उसमें दिक्कत हो रही है, नहीं तो हम तो हमारे लिए उदय नारायण चौधरी जी विधानसभा के और हमारे इस ग्राम संसद के हमारे अध्यक्ष जो हैं वो हैं पंकज जी, और हमारे मुख्यमंत्री कहिए वो हैं देवन जी, और हमारे पूरी इस चीज के जो मूल आधार हैं वो है विजय माझी जी, जो आज तक एक जमीन की तलाश में संघर्षरत हैं पिछले 25 साल से, जब वो 11 साल के थे तब। तो हमने वो एक आधार है, भावात्मक नहीं है, बिल्कुल एकदम नहीं, बिल्कुल संघर्ष, रचना और नीति में परिवर्तन, यही मूल है। इसलिए और आप सब तो हमारे बिहार आंदोलन के सब साथी रहेंगे, तो हम अपनी बात जो है बीच से जाना नहीं करेंगे, बीच से शुरू करते हैं। तो उसमें क्या हुआ, योजना आयोग के सदस्य जो अधिकारियों ने किया उसकी एक रिपोर्ट बनी। वो रिपोर्ट से केंद्र सरकार के, बिहार सरकार के पास में पहुंची होगी, लेकिन इसको उस रिपोर्ट को बिहार के से लेकर के केंद्र सरकार के जो नीति निर्धारकों ने उसको संचिकाओं में डाला। आज तक उस रिपोर्ट के साथ बाकी चीजों की तुलना नहीं हुई। तो वो उस रिपोर्ट के वो हम लोगों ने जब देखा, तब हमारे साथियों ने कोशिश की थी कि एक बार सहरसा को रिविजिट किया जाए। ये भी सर्वेक्षण का अंग था, लेकिन आप जानते हैं कि बिहार कितना गरीब है। तो बिहार कितना गरीब है, हम साथी की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये संभव नहीं हो सका। वहां की जनता ने जो कुछ कहा उसके आधार पर ही हम लोगों ने इस सर्वे में समाहित करने की कोशिश की। एक और अजब चीज है कि हमारे 2004 में सब आप लोगों ने देखा होगा 26 जगह कमला तटबंध जो टूटा था, विद्वान सब जगह गए थे, अखबार हम लोग गए थे, और उसमें ये टास्क फोर्स कमेटी की भी
लोग थे। हमारा सर्वेक्षण का होमवर्क उस समय चल रहा था। तो उस समय पीढ़ी गांव आपने जाना है, कमला के ऊपर है, वहां कमला के 8 किलोमीटर के रेंज में वहां तटबंध नहीं बनने दिया गया है। और वो 8 किलोमीटर के दायरे में वहां आज जाइए, आज भी आपको हरियाली लहराते क्षेत्र 59 में संघर्ष हुआ था और उसको बनने नहीं दिया था। और इसके लिए तो हमारे साथी वहां के हैं, वो बताएंगे, बताएंगे कि क्या है स्थिति वहां की। तो उसको देखा, तब ये सत्यापित करने के लिए क्या पहले की बाढ़ लाभकारी थी, तो उन्होंने कहा कि आज की बाढ़ भी हमारे लिए लाभकारी है, लेकिन उस 8 किलोमीटर के दायरे, क्या वो 8 किलोमीटर के लिए पूरे बिहार के और जनता कीमत दे रही है, या उस 8 किलोमीटर के दायरे में बसने वाली आबादी पूरे बिहार के लिए कोई संदेश देती? इसके बारे में जाने। तो उससे ही हम लोगों ने निकाला कि हमें अपने खेतों के विकास के लिए प्राकृतिक बाढ़ चाहिए। हमारे खेत आज कृत्रिम बाढ़ से तबाह हो रहे हैं। इसी बीच गंडक के जो प्रत्याशी हैं, रिस्पोंडेंट्स हैं, उन्होंने कहा कि अभी हम लोग गंडक के तटबंधों के बारे में सोच नहीं पाते, क्योंकि हमारे दिनेश मिश्र जी हैं, वो पहले कहा करते थे उठौना लगा हुआ है, पिपरा पिपरा उठौना शब्द का प्रयोग करते थे, क्योंकि वह हर साल टूट नहीं और हर साल आपको उसमें बोर्डर से लेकर अपने धन को लगाना ही लगा। और अब तो उत्तर प्रदेश और आपके साथ संबंध, राज्यों का संबंध, बहुत सी चीजें जुड़ गई। लेकिन वहां के साथी कहते हैं, जब 2004 में ऐसी सर्वेक्षण के लिए होमवर्क के तहत हम लोगों ने पद यात्राएं की थी गांव वालों के साथ, सिकराना और गंडक, तब उसमें पता लगा कि वो किनारे आने से रोकते हैं क्या, क्यों नहीं ठोकर मारते हैं, ठोकर लगाते हैं, स्पर को ठोकर मारते हैं। अब उन्होंने वहां जो पुराने स्पर बने हुए थे और उनके जो जर्जर हालत में जिसको छोड़ दिया गया, जिसको ठुकरा दिया गया, हाँ सर देखिए लाल जी, हमको याद है कि उन चीजों को वहां हम लोग घूमा करते थे, पता था तो उसके उसको छोड़ दिया गया। और अब पैसे का हिसाब किताब लगाया जा रहा है कि तटबंधों को उच्चीकरण के लिए सब तैयार हैं, लेकिन स्पर के लिए न सरकार और न योजना का ठेकेदार भी नहीं दिया। बस ये एक चीज निकली। तो और कई जगह पर कमला के लोगों ने तो कहा कि यहाँ ये पता कि हमारे साथी भी बताएंगे उसमें कि लचका, भाई वो लचका हमारा लोक विज्ञान ही नहीं है, हमारे आधुनिक तकनीक है। इसको ये आधुनिक तकनीक हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे क्या? तो इसको हम लोगों ने दर्ज किया है। हम लोगों ने क्या जल जमाव बाढ़ का सबसे भीषण परिणाम है? ये विचित्र सवाल। आज जल जमाव पर जितनी बार पिछले 15 सालों से घोषणाएं हो रही हैं, तो यहाँ इन लोगों ने कहा उस जल जमाव के बारे में हम थोड़ा कर रहे हैं। हम तो बाढ़ के कारण जो जल जमाव हो जाता है और 12 महीना डूबने के लिए अक्षत रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं। वो आपके वो 21 लाख हेक्टेयर में सर 9 लाख हेक्टेयर, वो 9 लाख हेक्टेयर नहीं है। ये हमारे सरकार को जरा सा जाने, उसके बारे में हम लोग बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है करते, क्योंकि हम लोग पूरी भौगोलिक जानकारी टुकड़े टुकड़े में सबको है। तो उन्होंने कहा कि बाढ़ के वक्त जो जल जमा होता है उसके बारे में सोचिए। तो उसके लिए हम लोगों ने प्रत्यक्ष दर्शन सर्वेक्षण के लिए साक्षात्कार किया। उसमें 2 स्थान मुख्य हैं। एक सिकराना का, सिकराना जो आगे गुलगन जाती है, उसका पानी मर गया, तो उसका पानी मर रहा है। तो उसके लिए हम लोगों ने
जाके देखा, उसमें जो चीनी मिल है और जो क्या बोलते हैं वो ठीक वो छोड़ते हैं जब बाढ़ का समय आता है, उसी समय वो छोड़ते हैं और पूरा पानी ईख के फसलों तक को जलाते हैं। इसके दर्शन के लिए हमारे पंकज जी तो पूरे वो ऐसे पुरुष हैं कि जो उसके बीच में हैं, और ये तो इसके कुछ गवाह हैं हमारे मंत्री, पहले जनता के प्रतिनिधि अब मंत्री, तो ये प्रत्यक्ष गवाह हैं, उसके बारे में तो वो बताएंगे। तो उसके बारे में भी हम लोगों ने देख लिया है इसमें। और दूसरा, रीगा चीनी मिल के कारण जो मनुस्मार्ग की धारा को, मनुस्मार्ग जो है उसको रोक दिया गया था 2000 में बागमती में आने से। इतना तटबंध को ऐसा रोका गया तो उसके कारण जल जमाव जो हुआ उसको हम लोगों ने पहले देखा, और बाढ़ के समय इस बार चंदौली और ओलीपुर का जब टूटा था तो उस समय भी हम लोग गए और वही सर्वेक्षण करता साथ ही गए और देखा, और उसके लिए सुपर जी आपको और चीजें बताएंगे। तो रीगा चीनी मिल का पानी है और शराब के लिए जो दिया था तो इसके पानी का हम लोगों ने अपने इसमें से घुस करके हम लोगों ने अनुभव कर लिया अच्छी तरह कि क्या होता है वहाँ की जनता, कहाँ कितने गाय गोरू और बच्चों की बीमारियां और सारी चीजें। तो हमारे जल जमाव अब जानलेवा, उसका कारण हमारी आर्थिक विकास की अवधारणाओं के साथ वो किसी तरह पंकज जी ने तो कहा कि सिर्फ ट्रीटमेंट प्लांट की बात है, और ट्रीटमेंट प्लांट के साथ ईमानदारी है, सरकार की ईमानदारी, प्रदूषण परिषद की ईमानदारी, यही नहीं। इसके कारण हमारी एक नदी मर रही है, और वैद्यनाथ महतो जैसे साथी ने इन्होंने सीधा वहां सवाल जो रखा था उसमें, हम वो सवाल आपको याद दिलाते, वो है कि पानी पर पहला अधिकार किसका है। पंचायत के बीच में यह सवाल था, पूरे बेतिया पंचायत के बीच में। तो जिसके पास अधिकार होगा वह तो अपनी नदी को ओन करेगा और उसको बचाएगा भी, क्योंकि जल से जीवन है। रोजगार तो बाद में देते हैं चीनी मिल और बाकी चीजें, लेकिन जल से जीवन है, इसकी कीमत पर हम लोग वो रोजगार चाहेंगे। ये सवाल मैंने उठाया था, तो उसका हम लोग सत्यापन करने के लिए कुछ है इसमें। अब बाकी चीजें जो ये जो बाढ़ आने की पूर्व सूचना के लिए, तो उसके लिए जो कुछ कहा गया है वो देख लेंगे। पेज नंबर 8 पर है, माइक से सूचना देने, बिल्कुल छोटी सी बात है, उसमें खगड़िया को छोड़ करके बाकी किसी चीज कोई तरह क्या है पता नहीं जाएगा। लेकिन खगड़िया में क्यों है, क्योंकि खगड़िया को आपने जो राजनीतिक स्तर पर, प्रशासनिक स्तर पर डूब जिला बनाया गया, ताकि मुंगेर डूबा ना कहा जा सके, बेगूसराय डूब गया ना कहा जा सके, इसके लिए खगड़िया जिला अलग किया गया। ये शिकायत है खगड़िया। और पूरी चीजें पूरे बिहार को, उत्तर बिहार को बचाना है तो सबसे पहले खगड़िया में निकासी की व्यवस्था हो तो शायद बच सकती है। उसके लिए 70 जगहों पर, एरिया स्पेसिफिक 70 जगह पर निकासी होने पर होता, तो पिछले सरकार को हम लोगों ने इस सर्वेक्षण के दौर में ये सब भी काम करते थे हम लोग, कि ये नहीं कि सर्वेक्षण के लिए हम लोगों को कुछ प्रकट करना है, सरकार को जाकर यहाँ का कंट्रोल मैपिंग हो जाए और वहाँ की निकासी के लिए कितने क्यूसेक की प्रवाह चाहिए, लेकिन वो काम नहीं हुआ, लेकिन वो काम होना चाहिए। तीसरा, बाढ़ के बचाव के वक्त कौन सबसे पहले आता है, ये इसका उत्तर 9 में लिखा हुआ है, और टिप्पणियां जो उसमें लिखी हुई है, इसको जरा देख लें, सब साथी भी देख लेंगे, लोग भी देख लेंगे। एक नाव के बारे में, एक मैंने इसमें पेज नंबर 10 में नाव के बारे में है, ये उपलब्धियों में ये जो भागलपुर के साथ जो लिखा हुआ है 10:1, ये नहीं है, ये तथ्यात्मक भूल नहीं है। हम लोगों ने गंगा को जिसको मुक्त किया था, हमारे विधानसभा अध्यक्ष इसके साक्षी हैं,
जिस गंगा को मुक्त किया था, जिसके लिए 80 किलोमीटर पर कुछ हाथों से, वो गंगा हम प्राइवेट हाथों में सौंप दिया। ये इसमें क्या होता है कि संकट के समय भी सरकार वहां नहीं जाती है। सोचने गंगा, ये इसका ये इसमें टिप्पणी नहीं है, इसलिए हमने उसको अलग से किया। बाकी नावों का अनुपात, अब प्राइवेट नाव में क्या होती है ये समझ में नहीं आता। सरकार भाड़े में लेती है, तो फिर प्राइवेट नाव क्या होता है? प्राइवेट नाव हमें भाड़ा देकर के जाना है ना, तो कोई लिखता है लुट जाते हैं, उसमें एमएलए के हाथ में है। आपको ये वहां के लोग शिकायत है कि जनप्रतिनिधियों के हाथ में नाम किया प्राइवेट नाम, तो इसके बारे में कोई नहीं, कुछ क्या कुछ लगता है बनना चाहिए ये है। और एक हम लोगों ने देखा है 74 आंदोलन से आज तक में ये देखा है कि सत्ता से परिवर्तन, जनता परिवर्तन करती है और सरकार सहायक होती है। यह भ्रम कभी नहीं रहा, कम से कम जेपी के नेतृत्व में जिन लोगों ने लगातार संघर्ष किया था, वही 74 से ही एक बात बराबर आती थी कि सत्ता करती क्या है? सत्ता वही मजबूत होती है जो जनता को मजबूत करे। पावर टू पीपुल बोलते थे, इसका अर्थ नहीं समझ में आता, लेकिन पिछले 25-30 साल में यह समझ में आता है कि सत्ता मजबूत होती है जनता को कमजोर करने की ख्वाहिश, और वही सत्ता चली जाती है। जो सत्ता जनता को मजबूत करती है वो सत्ता उतनी स्थायी और मजबूत होती है। लेकिन उल्टा चलता रहा है भारतीय राजनीति में कि जनता को कमजोर करके सत्ता अपने का अपना विकास या अपना स्थायित्व चाहती है, और वो सत्ता जाती ही जाती है। उसको हम लोग की तानाशाही, बहुत सी चीजों को एरोगेंसी बहुत सलाम देते हैं। तो ये हम लोगों ने जाना कि पहले 5 दिन, जो आप लोगों को पता नहीं कितने लोगों को, हमारे साथियों को तो पता है इसी तरह कि पहले 5 दिन में बागमती के इलाके में लोग 5 दिन तक जो पेड़ पर इसमें रहे वो टपक गए, पेड़ से टपक गए, रह गए, क्योंकि भूख से लिटरली कुछ नहीं खाना। दूसरे विक्षेप, ये सिर्फ ये केवल फिल्मी या ये नहीं है, कहानी नहीं है। तो एक सवाल हम लोग ने बताया था कि न्यूनतम कितने दिन भूखे रहे, न्यूनतम कितने दिन लगातार एक स्ट्रेच में भूखे रहे। तो लोगों ने कहा 5 दिन, और इसके लिए प्रत्यक्ष को प्रमाण नहीं, माने वो प्रमाण क्या, प्रत्यक्ष हम लोगों ने देखा। तो उसी समय रोजगार के बारे में हम लोगों ने बात की। तो सब लोगों ने, जो मजदूर है, खेतीहर मजदूर है, शिल्पकार है, उन्होंने हंस दिया, उन्होंने हंस करके हम लोग से कहा कि सवाल ही नहीं माने, क्योंकि अब यहाँ बाढ़ के वक्त तो लड़ाई बना तो कोई रोजगार तो मिलता नहीं, ये अलग चीज है, लेकिन वो सवाल ही नहीं मानी है। असल चीज तो है कि बिहार में पूरी संरचना का आधार बन गया है पलायन। हम लोगों ने अपनी तकदीर जो लिखनी शुरू की है वो पलायन से, और सब आ जाते हैं, और अब तो पूरी चीजें मनी ऑर्डर इकोनॉमी में चलती है, खासकर से बाढ़ पीड़ित क्षेत्र। ये स्थिति है जो नीतियों में परिवर्तन की मांग करती है। आप क्या सोचते हैं, जनता की क्या दृष्टि है? इसको हम लोगों ने सर्वे से, जैसे ऑब्जर्वेशन सर्वे के लिए बौद्धिक आधार पर, वैचारिक आधार पर आप कई सवाल, संदेह, विश्वसनीयता आप कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग तैयार भी हैं, लेकिन आज का वक्त, यहाँ का वक्त, अब हम लोग चाहते हैं कि इस जनदृष्टि में हम अपने साथियों से जो सरकार में है वो, और जो जनता के बीच में हैं और जनता का संदेश लेकर यहाँ है, उनकी बात आप सुनें और अपनी दृष्टि बदलने के नीतियों क्या हो सकता है
इसके बारे में आप लोग विधानसभा अध्यक्ष जो आए हैं इनको क्यों बुलाया गया? इन्होंने हम लोग से कहा कि भाई ये आंदोलन की बात है। तो हमने कहा सीधी बात है कि आप विधानसभा अध्यक्ष जो अभी अभी जनता ने चुना है उसमें बाढ़ पीड़ित, बाढ़ से भुक्तभोगी जनता ने आपको वोट दिया है और इस संसद का, इस विधानसभा का सम्मान गरिमा के साथ साथ उसके ताकत को उन्हें स्वीकार किया, उस पर भरोसा जताया। इसलिए आपसे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता इस ग्राम सभा का, माने ग्राम संसद का उद्घाटन करने के लिए। और दूसरे साथियों ने, बैद्यनाथ महतो ने कहा कि हमारे तो अलग है माने विभाग का, हम लोगों ने इनको शिक्षा विभाग को सबको इसलिए बुलाया है कि असल चीज तो वही होता है। आपके ग्रामीण विकास के लिए जो योजनाएं बनती हैं क्या उसमें बाढ़ चिंतन है? शिक्षा वालों में पता है कि वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे के पूरे को हर साल बाढ़ खा जाती है और आप उसी इंफ्रास्ट्रक्चर को वही कर रहे हैं। क्या कोई आपको बाढ़ के योजनाकार या बाढ़ के प्रति दृष्टि रखने वाले और शिक्षाविद इन दोनों के बीच कोई तालमेल है? कुछ सोचा आपने? तो इसलिए उनको भी बुलाया गया। और हमारे साथी उप मुख्यमंत्री जी इनको इसलिए बुलाए हैं एकदम साफ तौर पर। हम ये और कई साथी पार्टी नहीं, वैचारिक पूरे मतभेद के बाद भी एक चीज पर कॉमन है, जो लिंक है वो है कि हम बिहारी हैं, हम बिहार से प्यार करते हैं, बिहार की छवि बदलना चाहते हैं। क्या ये हमारे जाति पर आधारित जातिवाद के जो जकड़न को क्या तोड़ नहीं सकते? क्या हमारे विज्ञान को लोक विज्ञान से जोड़ने का आधार क्या ये बिहारी पर नहीं हो सकता? हम मिल के क्या कर सकते हैं? सत्ता में हो, पक्ष में हो, ये राजनीति का हिस्सा है। जनता का पक्ष क्या है, इसके लिए क्या यह आधार भी हो सकता है? ये हम लोगों के बीच लगातार साथियों के बीच बिल्कुल बहस विमर्श का केंद्र है, इसलिए इनको भी हमने स्वीकार किया। ये हैं, अब चाहेंगे हम उदयनारायण चौधरी जी उद्घाटन करेंगे। इसके बाद दो साथी पंकज जी और हेमंत जी 5-5 मिनट इसी में से इसके बाद आपको 12 बजे निकल देना। देख आपको 12 बजे आप आप लोगों ने देख कर दी, इसलिए हमने पूरी चीजों के ये तो आप ही हाँ हाँ। तो आप उसके बाद बैद्यनाथ महतो जी, उसके बाद सुशील महतो जी, ये सभी का कार्यक्रम है। तो आप हमने बहुत ज्यादा समय इसलिए लिया कि हम लोगों का काम आगे का आप जब वहां से अध्यक्ष जी, बाल मुक्ति राजनीतिक संगोष्ठी के आयोजक मित्रगण, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जी सुशील मोदी जी, भाई
बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री महतो जी और आप सब राज्य की चिंता करने वाले, हम सब लोगों से ज्यादा इस संदर्भ में ज्ञान रखने वाले और सतत विकास की ओर चिंतन रखने वाले मित्र साथियों, आज जो ये बिंदु है, ठीक ही हेमंत जी ने कहा कि जो प्राकृतिक संसाधन है, जल है, जमीन है, जंगल है, धूप है, जो भी जो प्राकृतिक संसाधन है, इसको आम जनता के हित में कैसे सुरक्षित किया जाए। चूंकि आज पूरे विश्व में ग्लोबलाइजेशन के नाम में अथवा विकास के नाम में, विज्ञान के नाम में एक द्वंद्व उभरा हुआ है। इस द्वंद्व में जो पश्चिमी सभ्यता के लोग हैं, पूंजी भी चलाने वाले, पूंजी के मालिक भी वही बन रहे हैं पूरे दुनिया के स्तर पर। और ठीक उसी तरह से, जिस तरह से सूर्य की रोशनी सबके लिए बराबर होती है, गरीब और अमीर के लिए, ठीक उसी प्रकार से ये जो द्वंद्व चल रहा है, पश्चिमी सभ्यता की हवा जो चल रही है दुनिया में, उसका असर भी हमारे देश और बिहार और हमारे गांव, चाहे वो सहरसा का हो, खगड़िया का हो, मधुबनी का हो, अथवा झारखंड का सुखाड़ इलाका हो, सब जगह उसका बराबर प्रभाव है। अब मोटे तौर पर एक बात समझ में आती है कि कौन जीतता है। विनाश हो रहा है। जो कुछ भी दर्दनाक घटनाओं की व्याख्या की गई या लिखा गया, ये सब सत्य है, इसमें कहीं कोई विवाद नहीं है। लेकिन ये जो रास्ते बनाए जा रहे हैं, या जो चिंता है, वर्तमान सरकार की भी इस बारे में चिंता है कि हम कैसे उत्तरी बिहार को बाढ़ से बचाएं और दक्षिणी बिहार को सुखाड़ से बचाएं, और दोनों तरफ प्रकृति का प्रकोप ही, प्राकृतिक प्रकोप मान करके हम लोग चलें। बाढ़ और सुखाड़, अभी आज की घटना, कई गांवों में पानी का लेयर स्तर इतना तेजी से भाग रहा है नीचे कि हमको ये प्रतीत हो रहा है कि आगे आने वाले जून जुलाई में पानी से लोग मरने लगे हैं, पानी के अभाव में मर सकते हैं। ये स्थिति उत्पन्न हो सकती है कई क्षेत्रों में। कई क्षेत्रों में जो स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जो हम सुनते रहे हैं रेगिस्तान के बारे में, राजस्थान के, कि पानी को संचित करके पीने के लिए रखते हैं, तो वो स्थिति अब हमारे यहाँ भी उत्पन्न हो गई है करीब करीब। चूंकि पिछली कुछ माह पहले, आज से 8-10 माह पहले, हम व्यक्तिगत तौर से जानते हैं 2 घटना कि चुमाड़ में पानी जो इकट्ठा करते हैं गांव में, तो चुमाड़ में पानी इकट्ठा किया पीने के लिए, नदी की पानी सूख जाने के बाद, और वहां जानवर भी पीने के लिए परेशान है पानी, और गांव के लोग भी उस पानी को लेने के लिए परेशान है कि सब पी जाएगा तो हम क्या पिएंगे। एक कुआं में दौड़ते दौड़ते, जो खेत में कुआं होता है उसमें थोड़ा पानी, तो एक जानवर पानी पीने के लिए, एक गाय उसमें कूद गई पानी पीने, फिर उसको बचाया नहीं जा सका। तो ये घटना है।
ठीक उसी तरह बाढ़ के विभीषिकाओं के बारे में जो हेमंत जी ने चर्चा किया, लेकिन अब सवाल यह है कि इससे कैसे मुक्ति पाया जाए। चूंकि हम तो प्रकृति को अपने विज्ञान के माध्यम से असंतुलित कर रहे हैं और विज्ञान के नाम में हम उसको विकसित कर रहे हैं, ये दोनों का है। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये दो द्वंद्व चल रहे हैं, उसमें जीतता कौन है ये देखना होगा आगे आने वाले दिनों में। लेकिन अभी जो प्रतीत होता है वातावरण से, उसमें लगता है कि विज्ञान की ही जीत होने वाली है, भौतिक संसाधनों की जीत होने वाली है, पूंजी वालों की जीत होने वाली है। शक्ति इन्हीं तीनों के बीच सैचुरेट हो रही है। और इन्हीं कारणों की वजह से ही कई, चाहे वो पलायन का मामला हो, बेरोजगारी का मामला हो, कई नए नए बीमारियों के उत्पन्न होने का मामला हो, या और अन्य भी इस तरह के जो हमले हो रहे हैं, वो सब इसी में समाहित दिखाई पड़ता है। तो अब एक ऐसे निर्णायक दौर में चल रहे हैं कि किधर जाना है, मोड़ पर खड़े। हम समझते हैं कि जो ये आंदोलन चल रहा है, हम जानते हैं ये कोई आज का तो है नहीं, बहुत पुराना है। जितने लोग इसमें वैसे बैठे हैं 100% तो नहीं, लेकिन 90% कह सकते हैं कि सब चेहरे एक दूसरे से हम लोग जाने पहचाने और किसी न किसी मोड़ पर मिले हुए, कहीं ना कहीं हो सकता है गांव में भी साथ सोए हुए, साथ रहे और सबकी चिंतन एक रही है। तो अब तो केवल चिंता का विषय नहीं, अब तो एक निदान कि हम लार्जर स्केल, एक छोटे सेक्टर में नहीं, जब जिम्मेवारी मिलती है तो उसको अब बड़े स्तर पर पूरे हम 8 करोड़ की आबादी वाले, बटे हुए बिहार के 8 करोड़ की आबादी वाले राज्य के बारे में हम इसको कैसे इससे मुक्त करा सकते हैं, बाढ़ और सुखाड़ से, दोनों से। अब तो एक ऐसी चिंतन आपको व्यक्त करनी होगी। हम एक छोटे कुनबा की बात नहीं कर रहे हैं, 1 लाख, 2 लाख, 25 लाख, 1 करोड़ की बात की आबादी। इसलिए अब उस दृष्टिकोण से हमको अपने विचारों को नहीं, अपने निर्णय पर पहुंचना, क्योंकि सवाल 2-3 किलोमीटर का नहीं, सवाल तो इस चपेट में तो पूरा बिहार ही है। देश के अन्य राज्य भी कई हैं ऐसे जो चपेट में है सुखाड़, लेकिन अभी जो बिहार की स्थिति बनी है उसमें संपूर्ण बिहार हम कह सकते हैं कि बाढ़ और सुखाड़ के चपेट में है। चाहे वो कृत्रिम बाढ़ हो या प्राकृतिक बाढ़ हो, या सुखाड़ कृत्रिम हो या प्राकृतिक हो। अब दोनों के रास्ता के बारे में हम लोगों को एक, ज्यादातर लोगों की राय और हम लोगों के अनुभव की राय यही है कि इससे हम लोगों को मुक्त होना है। अब बिहार जो कुछ अन्य कार्यक्रमों के साथ हेलो, वालेकुम सलाम। हाँ, एक मीटिंग में है, इस गोष्ठी के अध्यक्ष 1 घंटा बाद आप करेंगे, ठीक है ना? इस मंच पर बिहार विधानसभा के माननीय अध्यक्ष धनीराम चौधरी जी, इस मंच पर उपस्थित बिहार के मुख्यमंत्री
बड़े भाई सुशील कुमार मोदी जी, मंच पर इसमें साथियों और यहाँ पर उपस्थित इस संस्था से जुड़े सभी साथियों, पहले मैं बाढ़ और सूखा से इस आंदोलन से जुड़े लोगों को मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। आज आपका जो रिपोर्ट हेमंत जी का आया है, बहुत चीज पर हमारी सहमति है, लेकिन कहीं कहीं असहमति भी है। थोड़ा हमको देखने का मौका मिला है सुबह में, बात जरूर है, बिहार में बाढ़ एक समस्या है, एक बहुत बड़ी समस्या नहीं है। बिहार में बड़ी समस्या हमारा व्यक्तिगत मानना है, सोच है, हम लोगों ने बना दिया। बना दिया कैसे? हमारा व्यक्तिगत मानना है कि बिहार में 34 से 50 किलोमीटर विभिन्न नदियों पर जो तटबंध है, उसके चलते हमारे यहाँ जो बाढ़ आती है वो प्रलयंकारी बाढ़ के रूप ले लेती है। आप सबको अवगत, आप भाई अवगत है, पिछले 40 वर्षों के अंतराल गंडक नदी हो, कोसी नदी हो, चाहे कोई नदी हो, 6 से 7 फीट से इल्टेशन हुआ। नदी का जल स्तर ऊंचा होता गया और बांध छोटा होता गया। जब जहां जहां बांध कमजोर हो जाता है, वहां पर पानी के दबाव से बांध टूट जाता है। वह बाढ़ है सो प्रलयंकारी रूप ले लेता है। घर के छप्पर के ऊपर 8 फीट ऊपर पानी बहने लगता है, बहुत सारे घर उजड़ जाते हैं, बह जाते हैं, स्कूल ढह जाते हैं, बांध टूट जाता है, नहर टूट जाता है, ये सब समस्याएं आती है। हमारा व्यक्तिगत मानना है बिहार के तमाम जो तटबंध है उसको ध्वस्त कर दिया और जल को स्वतंत्र कर दिया, तो निश्चित रूप से हम बाढ़ से निजात पाएंगे। हमारा व्यक्तिगत मानना है, हमने देखा है, क्योंकि मेरा विधानसभा क्षेत्र बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, हमने देखा है, अंदर जाकर देखा है, बाढ़ से बड़ी तबाही होती है, लोगों को घर उजड़ जाता है। आज जब जाते हैं बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में, तो आप पूछते हैं तो यहां से हट जाना चाहिए आप लोग। प्रति वर्ष बाढ़ सबकी तबाही होती है, घर उजड़ जाता है, आप लोग चल चलिए सुरक्षित जगह पर, हमसे पूछते हैं तो वहां के लोग कहता है कि नहीं, हम यहीं पर हैं, या क्षेत्र छोड़ने वाले नहीं है। तो बाढ़ से डरता नहीं है, बाढ़ से सोचता है जो मछुआरा है, उसका जीवन यापन मछली मार कोशिश से होता है, और बाढ़ से नया पानी और गाद अगर खेत में पड़ता है तो खाद का काम करता है, गेहूं मिट्टी होती है। तो मेरा व्यक्तिगत सोच है, मानना है, और बाढ़ नियंत्रण परिषद की बैठक थी 3 4 दिन बाद, बाढ़ नियंत्रण परिषद की बैठक थी, इसमें मुख्यमंत्री जी थे, जल संसाधन मंत्री भी थे, राजस्व मंत्री भी थे, सभी पदाधिकारी थे। वहां पर हमने अपनी ओपिनियन दिया था आज 3 दिन पहले जो हुई थी बैठक, कि निश्चित रूप से जल को आजाद कर दीजिए, जल को स्वतंत्र कर देना चाहिए, तो बाढ़ की समस्या का निदान हो जाए। बराबर हम लोग एक ये था कि स्वागत जो है, हम विजय मांझी जी, पंकज जी, देवन जी, विधानसभा अध्यक्ष, सबका हम लोग गुलाब से स्वागत करेंगे। अब हम लोगों ने कहना है कि जब आप लोग
सत्र की समाप्ति तक हमारे विधानसभा अध्यक्ष ने कहा हम तो सुनने वाले हैं, तो इसलिए हम बिल्कुल निश्चिंत हैं उनकी तरफ। लेकिन विधानसभा अध्यक्ष को पहले गुलाब थे और मुख्यमंत्री जी को, तब मंत्री जी, क्योंकि एक मंत्री जी जाने वाले हैं, तो अभी जस्ट 1 मिनट के लिए विजय माली जी हमारे साथी विधानसभा अध्यक्ष को, मुख्यमंत्री को, पंकज जी को, देवन जी को और वैद्यनाथ मसीह को फूल एक छोटा सा, क्योंकि आप विदा हो रहे हैं इसलिए। ये फूल जो दिया गया है, तो सारे साथी हमारे सरकार के जो प्रतिनिधि हैं वो आंदोलन से ही निकले हुए हैं, सुशील मोदी जी हो चाहे नारायण जी बहना। तो यहाँ बिहार में एक मान्यता है कि देवी का फूल हो गया है, अब वो मन्नत पूरा होगा। तो आप मुक्ति आंदोलन का स्वीकार कर लिया है। देवन जी हमारे साथ और ये 3-4 मिनट के बाद, इसके बाद सुशील मोदी जी हमारे उप मुख्यमंत्री। परम आदरणीय इस संगोष्ठी के अध्यक्ष महोदय, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य के मुख्यमंत्री महोदय, हमारे साथीगण, विद्युत जन सभा में उपस्थित सभी साथीगण। बिहार में देश आजाद होने के बाद तुरंत बहुत जबरदस्त काम किया, कोसी नदी को बांधा। हमारे देश का प्रधानमंत्री और हमारे देश के राष्ट्रपति कोसी को बांधकर बहुत अधिक पीठ थपथपाए और उस समय आश्वासन दिया गया कोसी के अंदर की जनता को कि आपके हर एक परेशानी को उस तरह से नजर रखा जाएगा जिस तरह से कोई व्यक्ति अपने दामाद का ख्याल करता है। ये सब उस समय के प्रधानमंत्री राष्ट्रपतियों का था, जो कोसी के बीच में जिनको घेर दिया गया था, उनके लिए सभी विभागों में अलग से प्रावधान करने की बात कहा गया था और इसीलिए कोसी प्राधिकार उसी समय बनाया गया। लेकिन आज तक वह कोसी प्राधिकार मृतप्राय पड़ा हुआ है। कोसी के अंदर में सरकार का कोई भी विभाग जिंदा नहीं चलता है, चाहे वह शिक्षा विभाग हो, चाहे वह स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे ग्रामीण विकास विभाग हो। कोसी के अंदर के लोग को रोजगार नहीं मिल सकता है, इसलिए भागकर लोग उस डूब क्षेत्र में ही, कोसी के क्षेत्र में ही रहते हैं। बहुत सारे गांव का 5 साल के बाद किसी 50 गांव का नंबर आता है, फिर 5 साल के बाद किसी 50 गांव का नंबर आता है। 5 साल में 5 बार घर नहीं गांव ही बढ़ के नदी के इस किनारे से उस किनारे, उस किनारे से उस किनारे, इस गांव से उस गांव, इस गांव का वासी किसी का नाम दूसरे गांव का हो जाता है। इस तरह का जीवन लोग जीते रहते हैं।
तटबंधों पर लोग बसे हुए हैं, तो लेकिन उस क्षेत्र के नाम पर भी सरकार के करोड़ों करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं उसी अंदाज में, जिस अंदाज में ऊपर के लोग सुरक्षित इलाके में खर्च हो रहा है। उसे मानी कोसी के अंदर के लिए कोई अलग से व्यवस्था नहीं है। उसकी जो भौगोलिक परिस्थिति बन गई है उसके परिस्थिति के अनुकूल सरकार को सोचना चाहिए। जो चिंतक सरकार में इंजीनियर लोग हुआ करते हैं या जिस विभाग के जो बड़े पदाधिकारी विद्वान पदाधिकारी होते हैं उन लोगों को क्षेत्र में जा करके देखना चाहिए। ऐसा भी सुना गया है, सुपौल में डीएम आए, कहे जो सर इस इलाके में इतने नाव चाहिए, तो कहा अरे लकड़ी का नाव, लकड़ी के नाव पर कहीं आदमी जिंदा रहेगा, पानी में चलेगा, लकड़ी का नाव कौन बेहुदा ऐसा बोल रहा है। एक डीएम कह दिया कि कौन बेहुदा निर्मली को वहाँ सब डिवीजन बना दिया और यहाँ सुपौल को जिला बना दिया, कैसी जाएगी हम निर्मली को सब डिवीजन। तो निर्मली सब डिवीजन सुपौल के डीएम आएंगे तो उसके लिए नेपाल होकर के आना पड़ेगा, या दो रोज का फेरा है। और अगर अपनी गाड़ी से चलेंगे नेपाल होकर भी तो कमर की हड्डी टूटने की संभावना ज़्यादातर बनी हुई रहती है वो जर्किंग में। तो इस तरह से कोई डीएम कम करते हैं, इलाके को देखते भी नहीं है, रिलीफ भी नहीं मिलता है। जो कोसी के अंदर में जो निर्मली सब डिवीजन पड़ते हैं हमारे कोसी से पूरा वाला इलाका में उनको रिलीफ भी नहीं मिल पाता है, जबकि मधुबनी जिला के कोसी के अंदर उनको रिलीफ मिल जाता है, इसलिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से उनका कनेक्शन आता है। तो फिर जो सुपौल जिला और सहरसा जिला के लोग हैं वो एक कोसी पीड़ित जिला में गिने जाते हैं, और मधुबनी जिला का जो कुछ क्षेत्र कोसी के अंदर में है वो कोसी पीड़ित जिला में वो नहीं है। कोसी पीड़ित जिला का सुविधा नहीं है, जो किंचित कोई प्रतिशत में नहीं, एकाध वो हजार में कुछ जो कभी कभी डिसीजन होता है कि जैसे मिट्टी तेल कोसी पीड़ित लोगों को ज़्यादा मिलना चाहिए, इस तरह से कभी हल्का हल्का ये होता रहता है विशेष विचार, और उससे भी लोग वंचित रह जाते हैं। तो इस सब विषय पर चिंतन करने की आवश्यकता है। अभी पिछले सरकार में मधेपुर विधानसभा में एक हाई स्कूल को सभी शिक्षकों ने लिख दिया, जब गांव वालों ने कंप्लेंट किया सरकार में कि यहाँ एक भी शिक्षक स्कूल पर नहीं रहते हैं और महीनों से गायब हैं, तो सभी शिक्षक मिलकर सरकार को लिख दिया कि वहाँ चूंकि एक भी विद्यार्थी पढ़ने वाला नहीं है इसलिए यहाँ का एक समाप्त कर दिया जाए। और संयोग से मंत्री जी उसी जिला के थे, शिक्षा मंत्री, और विधायक जी को कहे कि विधायक जी आपका क्षेत्र का तो ये स्कूल जा रहा है, क्या मामला है। तो फिर विधायक जी चल मलाया, फिर गाँव का लोगों ने पिटीशन दिया, फिर वो स्कूल बचा, ये हुआ है। तो इस तरह से अनेक जो प्राइमरी स्कूल का, जो मिडिल स्कूल का, हाई स्कूल जो अंदर में बने हैं, उस सबका यही हाल होता रहता है। कोई भी विभाग, स्वास्थ्य के जो अधिकारी हैं वो जब बाढ़ के समय में ज़्यादा परेशानी होती है उसी समय वो लोग नहीं जाते हैं। जो विकास के पदाधिकारी होते हैं, रिलीफ के पद, वो नहीं जा पाते हैं। इसमें एक ये सुझाव है कि अगर हम किसी वीडियो को या डॉक्टर को 5 लाख रुपये का गाड़ी, जीप गाड़ी, मोटर गाड़ी चढ़ने के लिए देते हैं, तो क्यों नहीं 50,000 रुपया का, 1 लाख रुपया का अच्छा नाव जिस पर अपने अपना के साथ अपने 5-10 स्पोर्ट्स को लेकर के और इलाका को विजिट कर सके, वो हम 50,000, 1 लाख रुपया का बनाकर क्यों नहीं दे सकते हैं। इसका प्रावधान क्यों नहीं सरकार में किया जाए, ताकि वो जो पदाधिकारी मजबूर होते हैं, जो हम मरने के लिए तो नहीं, वास्तव में कोई पदाधिकारी मरने के लिए तो नहीं जाए, जनता मर रहा है, वो भी जाके तो नहीं मरेंगे, तो उनकी सुरक्षा के साथ क्षेत्र में भ्रमण करने का व्यवस्था होना चाहिए, ताकि पदाधिकारी क्षेत्र में जाने के लिए और आंखों देखा हाल उनको समझने के लिए ये परिस्थिति अनुकूल हो सके। ये कमला तटबंध बार बार टूट रहा है, बार बार तोड़ा जा रहा है, दोनों स्थिति हो रही है, कहीं टूट रहा है, कहीं तोड़ा जा रहा है, कहीं सरकार के मैंने विभाग के लापरवाही से टूटता है और कहीं नदी के जबरदस्त प्रभाव से टूटता है। उसमें एक तो देखा जा रहा है जो जब तटबंध का मरम्मत होता रहता है या निर्माण होता रहता है, तो उसी समय कंट्रैक्टर लोग तोड़ने का प्रक्रिया उसमें शुरू करवा देते हैं कि जब तटबंध के किनारे से पानी बहे, एक छोटा सा नदी का रूपरेखा तटबंध के किनारे का ही मिट्टी निकाल करके ऊपर में लोग डालते हैं, दूसरी मिट्टी नहीं लाते हैं, तो तटबंध के किनारे किनारे नहर जैसा हो जाता है। और मुख्य नहर का पानी जब कभी इस नहर पर के जोर मारता है या मुख्य करेंट इस किनारे वाले जो छोटा सा नहर रहता है उसमें मिल जाता है, तो तटबंध को
तोड़ता है और इसके लिए कोई ख्याल नहीं रहता है, और इसीलिए इस पर ध्यान नहीं देते हैं लोग कि टूटेगा तो उसमें ज़्यादा लाभ होगा, टूटने से उस पर इमरजेंसी होता है, फ्लड फाइटिंग होता है, उसके लिए करोड़ों करोड़ रुपया बह जाता है, तो उसको कोई हिसाब लेने वाला नहीं होता है। तो इसलिए इस तरह का परिस्थिति पैदा किया जाता है निर्माण के काल में। तटबंध के जो सुरक्षित इलाका है उस साइड से भी मिट्टी काटा जाता है, और जिसके कारण उस इलाके में जलजमाव होता है, और जलजमाव से भी लोग परेशान होते हैं और लगातार होते हैं। और जो पुनर्वास का इलाका है वो तमाम जलजमाव के इलाका में ही है, और उसको कभी भरा नहीं जाता है, उस जमीन को कभी माने आवास के उपयोग के योग्य नहीं बनाया जाता है। इसलिए आपको पुनर्वास मिला यह कह करके इत्मीनान हो जाती है प्रशासन, जो इसमें अब एक बार तो आप लोगों को पुनर्वास दे दिया गया था जमाने में, और आप फिर कोसी में चला है तो आपके बारे में सोचा नहीं जा सकता है। जिस रोज पुनर्वास दिया गया था जब तटबंध बना था कोसी या कमला, और आज की परिस्थिति में काफी अंतर हो गया है, और कई पुनर्वास इस तरह से डूबे हुए हैं, तो इस पर भी पुनः सोचने की आवश्यकता है। एक और है कि जो जलजमाव की स्थिति पैदा हो रहा है, तो जो विकास का कार्य है, चाहे PWD का हो, RDO का हो, पंचायत का हो, जिस किसी भी विभाग का हो, रेलवे का हो या नेशनल हाईवे हो, उसमें जो उत्तर बिहार का बनावट है उसमें कितना पानी आ रहा है, वो 2 महीना 3 महीना में या 3 महीना के 10 रोज में जो हर एक साल या हर एक 3 साल के बाद भयंकर बाढ़, हर एक 10 साल के बाद प्रलयकारी बाढ़ जो गुजरता है, इसका हिसाब शायद नहीं लगाते हैं तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन हमको लगता है कि लोग इसका हिसाब नहीं लगाते हैं, और हिफाजत में बन जाता है सड़क। तो जितना भी सड़क बन रहा है, अभी जैसे पश्चिमी कोसी नहर बन रहा है, वो सारा पानी को अवरुद्ध कर रहा है, जलजमाव का क्षेत्र बढ़ा रहा है, लेकिन क्या बन रहा है, तो पश्चिमी कोसी नहर बन रहा है, सिंचाई के लिए बन रहा है, अब वह उस इलाका से बना जिस इलाका में जलजमाव है, उस इलाका में कभी वहाँ पानी पहुँचेगा भी नहीं, लेकिन उसका खर्चा हो रहा है, इसलिए विभाग में पैसा है, इस सबको रोकने की आवश्यकता है। एक है कि तटबंध को तोड़ने का मेरा बहुत अच्छा शब्द है, इसको ध्वस्त कर देना चाहिए, हम लोग इसी पक्ष के हैं। तो सरकार ध्वस्त करेगी नहीं करेगी, अभी जो एक देखिए हम लोग अखबार में न्यूज के 291 करोड़ रुपया सड़क को मुक्तिकरण के लिए दिया गया है, तब अगर आप तोड़ते नहीं हैं तो एक सेफ्टी वाल्व का कल्पना है वैज्ञानिक लोगों के दिमाग में, जो प्रेशर कुकर हुआ बनता है, कई चीज में सेफ्टी वाल्व है, तो तटबंध में भी सेफ्टी वाल्व लगाया जा सकता है। जो हमारे साथी बोले थे लचका, जो पुराना शब्द भी है और आज टेक्निकल शब्द भी है, उसको क्या दूसरा अंग्रेजी में क्या क्या कहा गया है कि पानी में ज्यादा होगा, एक हिसाब से ज्यादा पानी होगा तो उससे निकल जाएगा, वहाँ जगह जगह पर आप तटबंध को पक्का कर दीजिए और उसको पानी निकलने का अवसर रहने दीजिए कि ज्यादा प्रेशर बनता है तो तटबंध से बाहर चला जाए, और जहाँ पर यह व्यवस्था किया जाता है कि वह पानी तटबंध से बाहर निकले तो उस पानी को फिर किसी नाला से जोड़ दिया जाए ताकि वह सुरक्षित हिसाब से वह पानी निकल जाए, किसी बड़ी नदी में चला जाए, उसको उस जगह से जोड़ दिया जाए, तो शायद तटबंध टूटने का ये काम हो सकता है। एक बहुत एकदम जिसको मूर्ख शब्द तो कहना अच्छा बात नहीं है, लेकिन जो उसको गाँव की भाषा में मूर्ख कहा जाता है, एकदम अनपढ़ गवार लोग, उनका एक शब्द है कि तटबंध ये बांध जितना ही मजबूत होता है, ये धनुष जितना ही मजबूत होता है, बांध उतना ही तेज चलता है, उसी तरह से तटबंध जितना भी मजबूत होगा, जितना ही अधिक मजबूत होगा, वो बाढ़ का मार उतना ही ज्यादा भयावह होगा। इसलिए तटबंध को मजबूत करने का बात जो है वो जनता को विनाश करने के लिए होता है, इस पर भी पुनर्चिंतन की आवश्यकता है। हम लोग समस्याओं से परेशान हैं, इसलिए और शॉर्ट समय में बात रखने का आदत भी नहीं, ज्यादा समय हो गया है, माफ करेंगे। जय हिंद। सही बात है, हमें भी कुछ कहना है कि बात नहीं है, हमें ही कहना है, इसके लिए ही उनको कहा गया था। हम सब ने और हमारे मुख्यमंत्रियों ने सब ने कहा था कि हम सुनना चाहते हैं, इसलिए हम लोगों ने अब हम लोगों ने कोशिश की थी कि इनके सभाएँ हैं तो 5 बेसिन की गाथा
अलग अलग हो जाए तो आसानी होगी। लेकिन गंगा के लिए उदय जी फरक्का की बात, जिसके बारे में अब बच नहीं सकते हमारे उप मुख्यमंत्री या विधानसभा अध्यक्ष, पुनर्चिंतन करना, क्या वो हमारे लिए क्या हुआ, क्या किया फरक्का ने, इसके बारे में भी पूरा विस्तृत रिपोर्ट तो आगे आएगी, लेकिन उसके बारे में भी उदय जी कुछ रखना चाहते थे। और सुपर जी बागमती के लिए तो परिचित हैं, उसमें ऊब डूब करते हैं, वही जिएंगे सीता मैया की जमीन, तो जो बागमती से चलती थी, आज क्या हो रहा है, वहाँ की हर सीता डरती है बागमती से। तो उसके बारे में बोलेंगे, लेकिन उसके पहले हमारे जो मुख्यमंत्री जी करेंगे, उसके बाद बिहार विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री उदय नारायण चौधरी जी, मित्रवर हेमंत जी, प्रोफेसर कर्ण साहब, देवेंद्र जी, पंकज जी और इस सभागार में उपस्थित बहनों और भाई मित्रों, मैं बाढ़ का भुक्तभोगी नहीं रहा, क्योंकि मेरे भुगता नहीं है बाढ़ को, लेकिन बहुत नजदीक से मैंने उसके दर्द को देखा है, तकलीफ को देखा है। और विशेष करके जब मैं सक्रिय राजनीति में आया 90 में, तो 90 से लेकर पिछले 15 वर्षों में हम अपना 2 महीना 15 जुलाई से लेकर और 15 सितंबर तक अपने टाइम टेबल में खाली रखते थे, क्योंकि मान के चलते कि 15 जुलाई को बाढ़ आएगी। और उस दौरान बिहार के सभी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को प्रति वर्ष बहुत नजदीक से मैंने उन क्षेत्रों में जाने का, उस समस्या को समझने का मैंने प्रयास किया है। और मैं कहूँगा कि मित्रवर हेमंत जी की जो पुस्तक है, जब नदी बंधी, उसने मुझे बहुत प्रेरित किया इस समस्या को और नजदीक से जानने और समझने का। और इसलिए शायद यहाँ बैठे हुए जो लोग उस इलाके में नहीं रहते हैं, यानी जो कोसी तटबंध के बीच का इलाका, बहुत कम लोग होंगे जो उस इलाके में देखने गए होंगे। जो रहते हैं वो तो भुक्तभोगी है, कुछ लोग होंगे जो गए होंगे। लेकिन मैंने 2 वर्ष पूर्व 3 दिन का दौरा किया, केवल दोनों तटबंध के बीच के इलाके का, केवल देखने के लिए। क्योंकि अगर किसी चीज का समाधान करना है तो पहले तो उस बीमारी को जानना, उस तकलीफ को देखना, समस्या को देखना, उसको अनुभव करने का प्रयास करना। इसलिए मैंने कोसी तटबंध के बीच के इलाके का भी दौरा करके और उस समस्या से अवगत होने का मैंने प्रयास किया है। मित्रों, ये जो बहस है तटबंध रहे कि न रहे, हेमंत जी ने अपनी पुस्तक में उसका विस्तार से विवरण किया। दिनेश मिश्रा जी भी बैठे हैं, दिनेश जी की भी जो तमाम पुस्तकें उनको भी मैंने देखा है, पढ़ा है। ये बहस वर्षों से चली आ रही है कि तटबंध रहे कि न रहे। एक बाढ़ को जिस व्यक्ति ने नजदीक से देखा है, उस नाते मुझे भी लगता है कि तटबंध शायद नहीं रहते तो आज इतनी बड़ी समस्या, शायद इतनी बड़ी समस्या नहीं होती। और मुझे एक वाक्य हेमंत जी की पुस्तक का बड़ा पसंद आया और मैं अपने हर एक भाषण में उसको उद्धृत करता हूँ कि पहले की बाढ़ और आज की बाढ़ में क्या अंतर है। आज से 50 साल पहले जो बाढ़ आती थी और आज जो बाढ़ आती है, उसमें क्या अंतर है। तो गांव की एक अनपढ़ बूढ़ी औरत ने इसका जवाब दिया कि जब पहले बाढ़ आती थी, जिससे घर में कोई बिल्ली दबे पांव चली आती है, घर के मालिक को पता नहीं चलता कि कब बिल्ली घर के अंदर प्रवेश कर गई और दूध पीकर उसी तेजी से निकल भी जाती है। और सुबह मालूम होता है कि दूध कुछ नुकसान हो गया, जितना नुकसान होना बेचारे बिल्ली दूध भी पिएगी तो कितना दूध पिएगी। और उस बूढ़ी औरत ने कहा, और आज की बाढ़
उस शेर के समान है जो गुर्राते हुए दहाड़ते हुए आता है और सब तहस नहस विध्वंस करके और तेजी से नहीं जाता, आराम से और चला जाता है। मुझे लगता है कि ये एक उदाहरण जो है पूरी बाढ़ की विभीषिका को और बहुत बड़े अच्छी प्रकार से चित्रित करता है। और जो विज्ञान और तकनीक का विकास हुआ तो बिहार के अंदर बाढ़ प्रभावित इलाके का भी विस्तार होता चला गया। और आज भी मैं नहीं समझ पाया कि हम चांद तारों पर जाने की तैयारी कर रहे हैं और कितना बड़ा बड़ा सपना देखते हैं, लेकिन हम बाढ़ के प्रभाव को जो कम करना है, मैंने रोकना तो दूर की बात, हम कम भी नहीं कर पाए, बल्कि वो और अधिक उसका विस्तार होता चला गया। मुझे कई बार लगता है इस टेक्नोलॉजी का क्या स्तर है, इस तकनीक का, इस इंजीनियर्स का, इन सारी चीज़ों का, कि एक छोटी समस्या का भी समाधान नहीं कर पाए। समाधान तो दूर की बात, हम ये भी तय नहीं कर पाए कि क्या करना क्या नहीं करना। लेकिन मित्रों, मैं जब सीतामढ़ी के इलाके में सफल झा जी बैठे, मैं वो सोना खान के इलाके में भी गया था। सोना खान जो है डेग और सारा कई बार सीतामढ़ी को लगभग 5-7 वर्षों में प्रत्येक वर्ष उस इलाके का मैंने भ्रमण किया और देखा है। लेकिन मैंने ये भी देखा, इसमें मैंने कहा कि एक बड़ा संकट है। आज अगर हेमंत जी सरकार में आ जाए, गंगा जी आ जाए, लीलवर साहब भी सरकार में आ जाए, तो क्या वो सरकार से निर्णय करा सकते हैं? क्या नहीं करा सकते कि सारे तटबंधों को तोड़ दिया गया। तो ये एक ऐसे व्यूह चक्र में फंस गया है, हम फंस गए हैं। यानी गलती प्रारंभ में ही हो गई और वो एक ऐसी गलती होगी कि उससे कैसे निकला जाए, एक बड़ा संकट है। और वास्तव में देखा जाए तो पिछले 15-20 वर्षों में संभवतः नए तटबंधों का तो निर्माण हुआ नहीं। वो 3,500 या 4,000, 4,500 किलोमीटर जो लंबे तटबंध है, तो 15-20 वर्षों में नए तटबंध नहीं बने। जो पुराने तटबंध है उनका भी सुदृढ़ीकरण या उनका भी ऊंचीकरण नाम मात्र के लिए हुआ है। लेकिन जब बाढ़ आती है, मैं सर्वेक्षण को देख रहा था, इस सर्वेक्षण से समझ हूं कि एक इलाके के लोग कहते हैं कि तटबंध जिनको उसे सुरक्षा मिल रही है तत्काल, उनको लगता है कि तटबंध रहना चाहिए। और जो लोग उस तटबंध के कारण प्रभावित हो रहे, चाहे जल जमाव हो या टूटने के कारण, जल के फैलाव के कारण, उनको लगता है कि तटबंध टूटना चाहिए। मैं जगह का नाम भूल रहा हूँ, सीतामढ़ी कि जब दरभंगा जाते हैं समस्तीपुर से होते हुए, तो पिछले साल ही वहां पर काफी बड़ा विवाद खड़ा हो गया। कुछ लोगों ने तटबंध काट दिया है। यानी इसलिए मैं ऊपर से देखने पर मुझे ये बात सही लगती है कि पानी को बहने दिया जाए, पानी को रोकने की आवश्यकता नहीं है। पानी को दिशा मिलनी चाहिए ताकि वो प्रवाहित, वो पानी निकल जाए, नदी के अंदर मिल जाए, गंगा में मिल जाए, समुद्र में जाकर मिल जाए। और जो पानी जितने देर है वो अच्छी मिट्टी लेकर आता है, जमीन उपजाऊ होती है। और पहले के समय में जो गांव के किसान या गांव के जो लोग थे, उनको बाढ़ से मुकाबला करना था। और मेरे लिए नया, मैं तो पटना शहर में रहता था, और इसलिए जब मैं 15 वर्षों में जब तो देखा कि जो मकान बनाया लोगों ने, तो सारे मकान ऊंचे स्थानों पर हैं और कोई उनको प्रभावित नहीं होते। वो जो ऊंचे स्थानों पर मकान बने हुए हैं, 10 वर्षों में जब कभी इतनी भीषण बाढ़ आई और इतना जलस्तर ऊंचा हो गया कि वो ऊंचे टीले पर बना मकान भी जो, या ऊंचाई पर बना मकान के भी को स्पर्श करने लगा जब पानी। नहीं तो 10 दिन 20 दिन पानी रहा और लोग जाकर वहीं पर बना लेते, वहीं रहते हैं, अपनी सारी व्यवस्था कर रखे लोग। यानी सदियों से लोग और परंपरा से लोगों ने बाढ़ का कैसे मुकाबला किया जाए और बाढ़ का अधिकतम लाभ कैसे उठाया जाए, इसको सीख रखा था लोगों ने, और बड़े अच्छी तरीके से बाढ़ का मुकाबला कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे विज्ञान तकनीक का विकास हुआ, वैसे वैसे जनता की समस्याएं जो हैं और बढ़ती चली गई। मित्रों, अब आज ये तटबंध रहे कि ना रहे, मुझे पता नहीं कि किसी राज्य ने और इस प्रकार की नीति का निर्धारण किया कि नहीं किया। और एक विवाद का विषय है, एक जो सरकार को सलाह देने वाले जो इंजीनियर्स,
उसमें 2/3 कहेंगे कि तटबंध रहना चाहिए। दिनेश मिश्रा जी और हेमंत जी जैसे इंजीनियर और उनके जैसे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन कुल मिलाकर इस पर कोई नीतिगत फैसला नहीं हो पाया 50-60 वर्षों में। लेकिन ये बात जरूर है कि 60 साल पहले ये बहस शुरू हुई होगी, उस समय शायद लोगों ने उसको भुगता नहीं होगा। जब 60 साल के बाद मैं सोचता हूँ कि आबादी का 2/3 हिस्सा ऐसा होगा, ये अनुभव करता है कि ये तटबंध अनुपयोगी है, हमारे लिए मुश्किलें पैदा करने को टूट जाना चाहिए। एक छोटा हिस्सा होगा जिसको लगता होगा कि नहीं तटबंध रहना चाहिए, लेकिन अब सरकार के लिए बड़ी समस्या है कि अगर हम अचानक तटबंधों को तोड़ दें तो भारी कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा हो जाएगी। और इसलिए मैं आज सरकार में अभी 1 महीना हुआ, मैं इन चीज़ों के बारे में कोई अधिकृत तरीके से कुछ नहीं कर सकता हूँ। लेकिन मैं माननीय अध्यक्ष जी बैठे हैं उदय नारायण चौधरी जी, इस पर और जितनी बहस होनी चाहिए थी, मुझे लगता है वो बहस पर्याप्त नहीं, और अधिक बहस होने की आवश्यकता है। और विशेष करके जिस स्तर पर बहस होनी चाहिए थी, उस स्तर पर बहस का सिलसिला कुछ बहुत कम लोग हैं जो उसको चला रहे हैं। मैं माननीय अध्यक्ष से आग्रह करूंगा कि विधानसभा का जब इस बार का सत्र हो, लंबा सत्र चलेगा, तो केवल ये नहीं कि राहत मिला कि नहीं मिला, बाढ़ कहाँ टूट गई, कितने तटबंध टूटे, कितना नुकसान हुआ, क्योंकि हो क्या रहा है कि जो मौलिक जो मूल मुद्दे उन पर कभी सरकारों में चर्चा नहीं होती। सरकारें स्टॉप गैप अरेंजमेंट होती है, इसका 5 साल का कार्यकाल, 5 साल रहेगी 2 साल रहेगी पता नहीं, तो जो तत्काल जो समस्या आई उसका समाधान कर लो। बाढ़ आने वाली है, 200 करोड़ रुपया है, तटबंध बना लो, उससे बचाव कर लो, किसी तरह से 4 महीना जो है और कैसे कैसे 15 सितंबर बीत जाए ताकि बाढ़ से एक बार और मुक्ति मिल जाए। तो लेकिन जो मौलिक सवाल है जिसको व्यवस्था परिवर्तन कहते हैं, सिस्टम को बदलने का, तो सरकारें सिस्टम नहीं बदलती, सरकारें जो है और वो चलती है अपने अपने प्रकार से। इसलिए मैं कहूँगा कि विधानसभा के अंदर 2 घंटे 3 घंटे इस पर बहस हो, तटबंधों की उपयोगिता को। और उससे मैंने कहा कि मैं कोई इंजीनियर नहीं हूँ, मैं कोई तकनीकी विशेषज्ञ नहीं हूँ कि मैं कोई एक मत दे दूँ कि तटबंध, लेकिन कुल मिलाकर दिखाई पड़ता है कि इससे लाभ के बजाय नुकसान ज़्यादा होता है। लेकिन इसका विकल्प क्या है, इसका रास्ता क्या होगा? एक ही बार में सारे तटबंधों को तोड़ दिया जाए, कुछ को तोड़ा जाए, फिर रूप में देखा जाए और क्या रचना बन सकती है और क्या हो सकता है। ये सारे विकल्प जो है वो खुले और उसको खुला रखना चाहिए, उस पर बहस होनी चाहिए। संयोग से हमारे मुख्यमंत्री भी इंजीनियर हैं और वो भी उन चीज़ों को जानते हैं, समझते हैं, इससे ज़्यादा बड़ा अनुभव है, ज़्यादा लंबा राजनीतिक जीवन है। केंद्र और बिहार दोनोल जगह उन्होंने मंत्री के रूप में काम किया है और तमाम सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए हैं। इसलिए मैं चाहूँगा कि ये बहस को आगे बढ़ाना चाहिए। और अब वो मैं जानता हूँ कि नेपाल हाई डैम 30 साल से पहले सुन, और मुझे लगता है और 100 साल तक उसको सुनेंगे हम लोग। और राजनेता है, जब बाढ़ आती है तो जनता को बरगलाने के लिए उछाल देते हैं, वार्ता हो रही है, वार्ता चल रही है। 55 साल के बाद एनडीए की सरकार आई, इतनी उपलब्धि हुई कि कम से कम 18-20 करोड़ का स्वीकृत हुआ और कोई डीपीआर बनने का की प्रक्रिया प्रारंभ होकर तो दफ्तर खोले जाए, इतना ही हुआ। लेकिन जो नेपाल की जो राजनीतिक परिस्थिति है और उसके जो दुष्परिणाम है बड़े बांधों के, तो वो हाई डैम कभी बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, मुझे तो इसमें और संदेह दिखाई पड़ता है। क्योंकि ये कोई केवल भारत सरकार का मुद्दा होता, बिहार सरकार का मुद्दा होता तो बात समझ में आ सकती है। लेकिन ये मामला 2 सरकारों के बीच है और वो भी एक ऐसी सरकार के बीच है, फिर वो भी वो हाई डैम भी उपयोगी कि नहीं, ये भी एक विवाद का मुद्दा है। और इसलिए पहले तो ये तय हो जाए कि हाई डैम से बाढ़ रुक जाएगी, तो मालूम पड़ेगा कि 60 साल पहले तटबंधों को लेकर जो बहस चली, इसी शायद सेना लाइब्रेरी के हॉल में जो बाढ़ मुक्ति का सम्मेलन या जो पटना के अंदर, तो ये हाई डैम भी आज एक विवाद का मुद्दा कि हाई डैम से बिजली पैदा हो सकती है, सिंचाई हो सकता है, लेकिन जो डूब वाले क्षेत्रों से जो विस्थापन होगा उसका क्या समाधान है। और सरकारें आई और चली गई,
और आज तक विस्थापन की कोई योग्य नीति और कोई नीति बनी हुई, इसका क्रियान्वयन नहीं हुआ, जो लोग बेचारे डूब गए, वो जिंदगी भर के लिए उनका पूरा खानदान पीढ़ी दर पीढ़ी जो है और वो विस्थापित हो गए। और तो मैंने कहा कि बिजली भी पैदा हो सकती है बड़े बांधों से, सिंचाई का भी कुछ उपाय हो सकता है, लेकिन उससे बाढ़ से मुक्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी मैं नहीं समझ। मैंने आज भी कोई और तकनीकी विशेषज्ञ के दावे के साथ एक कहे कि ये काम हो जाए, इसलिए मैं अपने मित्र हेमंत जी से, दिनेश मिश्रा जी से और जो लोग इन चीज़ों के विशेषज्ञ हैं, और मुझे तो लगता है कि आपकी एक संस्था और बाढ़ मुक्ति, पता नहीं वो संस्था, एक और संस्था थी बाढ़ मुक्ति इनाम से, एक दो संस्थाओं के अलावा कोई इन इलाकों में इन मुद्दों को लेकर कोई काम भी नहीं कर रहा। यानी जिस प्रकार का इन मुद्दों को लेकर बिहार के अंदर काम होना चाहिए था गैर राजनीतिक स्तर पर, वो भी काम होता हुआ दिखाई नहीं पड़ता। इसलिए मित्रों, मैं